साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से आरआरबी ग्रुप डी की जो 2025 की परीक्षा होनी है उसके लिए साइंस की बात करूंगा। और साइंस में जो आज का टॉपिक होगा आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। और ये आप जान रहे हैं फिजिक्स की क्लासेस हो रही हैं और लगातार ये क्लासेस हैं। फिजिक्स की ही क्लास चल रही है, अभी 9वीं क्लास है। इसके पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं और ये 9वीं क्लास है, तो आपने देख ली होगी। क्लासेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हैं, MCQs की हैं और इसी फॉर्म में आपको परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। और ये वो प्रश्न है जो कि परीक्षा में पहले पूछे गए हैं आरआरबी की, या तो जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है इस 2025 की आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा में। टॉपिक की बात करेंगे तो वो सारे टॉपिक जो कि आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स में आते रहे हैं वो पूछे गए हैं। इसमें शामिल किए गए हैं ऐसे प्रश्न जैसे नाभिकीय विखंडन, संलयन, नाभिकीय रिएक्टर क्या है, परमाणु बम, एटम बम और हाइड्रोजन बम क्या हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, गॉड पार्टिकल क्या है, भारी जल क्या है, मंदक क्या चीज़ है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग होता है, भौतिकी के जनक कौन है, समस्थानिक और संभारी क्या हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इसलिए आप इस वीडियो को देखिए क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, जो परीक्षा में आने योग्य हैं, इसमें सारे शामिल किए गए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, विच इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, रेडियम, थोरियम, साधारण जल, ग्रेफाइट। देखिए, मंदक के रूप में साधारण जल, ग्रेफाइट और D2O यानी भारी जल यूज होता है। लेकिन जब ग्रेफाइट और साधारण जल दोनों दिया रहे तो आपको ऑप्शन डी लगाना है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखिए, ये है रिएक्टर है, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि पूरा पावर हाउस है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। आप इसको देखेंगे, लेकिन इसके पहले आप ज़रा इधर देखिए व्याख्याएं इसकी। तो ग्रेफाइट इसका आंसर था। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक जो है वो ग्रेफाइट और भारी जल D2O होता है और H2O भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये दोनों हैं। ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो एटॉमिक पाइल रिएक्टर कहलाता है। यदि जिसमें जो है ग्रेफाइट का प्रयोग हो जाए जिस न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो एटॉमिक पाइल रिएक्टर कहला जाएगा। लेकिन भारी जल का प्रयोग जिसमें होगा उसे स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। ये दोनों जो है नाम हैं। ड्यूटीरियम, D2O में ड्यूटीरियम है, D फॉर ड्यूटीरियम है और ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है। और समस्थानिक आप जानते हैं जिनके जो है क्या परमाणु क्रमांक समान होते हैं। विमंदक व प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है, वो भारी जल है। ये क्या है, विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह, यानी जो मॉडरेटर की भी तरफ यूज होगा और जो है कूलेंट की तरह भी। ये परंपरागत रिएक्टरों में होते हैं जिनमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 238 व प्लूटोनियम 239 यूज होता है। अब आप ज़रा देखेंगे तो ये एक पूरा पावर हाउस है और इसमें ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। अब ये पूरी क्रियाविधि बताई गई है कि यहाँ से हॉट मेटल के थ्रू यहाँ हीट एक्सचेंज होगा, फिर स्ट्रीम के थ्रू ये टरबाइन में जाएगा, भाप बनेगी और ये आगे जाके अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ बिजली बन जाएगी। यहाँ ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब आप जानते हैं कि यहाँ इस न्यूक्लियर रिएक्टर में अब यहाँ पूरा देखेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर अलग से देखेंगे तो ये जैसे है, तो इसमें ऐसे छड़ें लगी होंगी, तो इसमें ग्रेफाइट की छड़ें लगी होती हैं और ये जो है मॉडरेटर का काम करेंगी। और मॉडरेटर का काम क्या है, वो है जो अब ये आप जानते हैं कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर है तो इसमें क्या है कि जैसे एक एटम पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इसमें 2 भाग ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो यदि कंट्रोल्ड वे में होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का काम करेगा और यहाँ बिजली पैदा होगी। और अनकंट्रोल्ड वे में रहेगा
फॉर्म में रहेगा तो वो परमाणु बम हो जाएगा और विध्वंसक हो जाएगा। तो ये जो मॉडरेटर का काम है, जो ग्रेफाइट की छड़ें हैं, जो D2O जो काम करता है, ये यही काम करता है कि इसको जो है इसकी जो क्रियाविधि है इसको तो कम कर देता है और अंत में वो न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू होके बिजली पैदा होती है। तो आप उम्मीद है समझ गए होंगे। यदि आपको लग रहा हो कि आपके काम की चीज़ें हैं और इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ भी मिल रहे हैं और आपको लाभदायक होगा, तो निश्चित समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एन एटॉमिक बॉम्ब? तो देखिए, अभी बात भी हुई, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, ये बिल्कुल सही बात है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसमें जो चेन रिएक्शन होती है वो कंट्रोल्ड वे में होती है और बॉम्ब क्या है, अनकंट्रोल्ड वे में होता है, क्योंकि उसमें मॉडरेटर या ये चीज़ें नहीं होती, वो सीधे जो है विध्वंसक रूप धारण कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर अगेन। आप फिर से अभी चित्र में देखेंगे, पहले आप इधर देख लीजिए, उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का भी क्रियान्वयन जो है वो नियंत्रित होता है। इन न्यूक्लियर रिएक्टर द चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड। और बॉम्ब में क्या होता है, एटम बम में अनकंट्रोल्ड। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? ये नाभिकीय विखंडन के ही थ्रू ये क्रियाएँ होती हैं। जब किसी अस्थायी भारी नाभिक पर उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की बमबारी होती है तो लगभग समान द्रव्यमान वाले दो नाभिकों में विभक्त हो जाता है। यह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। न्यूट्रॉन्स की जब बमबारी होगी तो ये दो पार्ट में विभक्त हो जाएगा। यह है नाभिकीय विखंडन और यह परमाणु बम बनाने के काम में यही क्रिया आती है। नाभिकीय रिएक्टर क्या है? विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों का अवशोषण मॉडरेटर्स D2O व ग्रेफाइट द्वारा कर लिया जाता है, जिससे अभिक्रिया नियंत्रित हो जाती है। प्रक्रिया नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त होती है। तो जो भी हमने कहा, जो ये ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं, ये न्यूट्रॉन्स जो बम्बार्डमेंट होती है उनको अवशोषित कर लेती है, तो धीमा हो जाता है। नाभिकीय विखंडन की खोज की बात करें तो ऑटो हान व स्ट्रॉसमैन द्वारा की गई थी और ये 1939 में की गई थी। अभी आप थोड़ा सा ये वाला चित्र देखें तो रिएक्टर इधर दिखाया गया है और इधर दिखाया गया है यूरेनियम, एटम बॉम्ब कैसे एक्सप्लोजन होता है उसका। तो आप देखेंगे तो इसमें लो एनरिच्ड यूरेनियम का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ ये है कि यूरेनियम 235 जो है वो 3 से 5% ही उपयोग किया गया है और यहाँ यूरेनियम 35 ऑलमोस्ट 100% उपयोग किया गया है। तो ये हाईली एनरिच्ड है क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऊर्जा विमुक्त होनी होती है। ये एटॉमिक रिएक्टर है। इसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स की जब बम्बार्डमेंट होती है यहाँ ये इधर, तो क्या है कि ये जो रॉड्स लगे हैं ये कंट्रोल रॉड हैं और ये जो है D2O और ग्रेफाइट के जो रॉड्स हैं ये इसको नियंत्रित कर लेते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। तो इसीलिए ये यहाँ से बिजली बनना आसान हो जाता है और संभव हो जाता है। यहाँ अनकंट्रोल्ड है, यहाँ कोई रॉड नहीं है, सीधे एक्सप्लोजन होता है तो एटम बम का रूप धारण कर लेती है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? व्हाट इज़ कॉल्ड द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर? कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार आया है, ध्यान दीजिएगा। आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व तो ये हाइड्रोजन जो है, जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन है। कारण क्या है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या व परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या होते हैं? परमाणु भार जिसको कहेंगे लगभग समान होते हैं। हाइड्रोजन के खोजकर्ता की बात करें तो हेनरी कैवेंडिश और परमाणु के नाभिक के खोजकर्ता की बात करेंगे तो रदरफोर्ड थे। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए और ये परीक्षा में लगातार आते रहे हैं। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर,
आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब देखिए इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं, फिजिक्स के जनक कौन है, मॉडर्न फिजिक्स के जनक कौन है, साइंस के जनक कौन है। तो जब आधुनिक भौतिकी की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी अगेन द राइट आंसर होगा, जे थॉमसन। आधुनिक भौतिकी के सर जे थॉमसन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे और कैथोड किरणों के आविष्कारक भी थे। इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋण आवेश वाला मूल कण है, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उनमें इलेक्ट्रॉन मूल कण ही है और इसके आवेश का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और इसका मान ऋणात्मक होता है। भौतिकी के जनक की बात करें तो आइंस्टीन को कहा जाएगा। आधुनिक विज्ञान का पिता जो है वो गैलीलियो को कहा जाएगा, ये आइंस्टीन ने ही कहा था। गैलीलियो जो है उन्होंने दूरबीन की खोज की और जड़त्व का नियम और गति के समीकरणों के बारे में बताया। और न्यूटन की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में इन्होंने बताया था। तो इतनी महत्वपूर्ण, देखिए व्याख्याएं हमारी इन क्लासेस की महत्वपूर्ण होती हैं। तो एक क्लास के एक प्रश्न के एवज में बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए तो आपको बहुत लाभ होगा। 5वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा का कारण है, यानी किसकी वजह से होती है? सोलर एनर्जी इज कॉज्ड बाय, संलयन है, फ्यूजन है कि फिजन है, विखंडन है कि दहन है कि केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक क्रिया। तो देखिए सौर ऊर्जा हमेशा सूर्य में, तारों में, इन सब की जो ऊर्जा का स्रोत क्या है? फ्यूजन है, संलयन प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन है। फ्यूजन सूर्य और तारों की जो अक्षय ऊर्जा का स्रोत यही है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर हीलियम नाभिकों में परिवर्तित होते हैं, तो H जो है वो He में कन्वर्ट होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया और यही ऊर्जा का स्रोत है किसके? सूर्य के, तारों के। सूर्य भी एक तारा ही है, आप जानते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होती है? अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। तो नाभिकीय विखंडन से कई लाख करोड़ गुना ज़्यादा ऊर्जा यहाँ विमुक्त होती है। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? व्हाट आर दोज एटम्स कॉल्ड विच हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को क्या कहेंगे? आइसोटोप कहेंगे कि आइसोबार कहेंगे? यही दो होते हैं, आप जानते हैं। तो समस्थानिक वो हैं यानी आइसोटोप जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, समस्थानिक या आइसोटोप। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 हैं। और ये जो ट्राइटियम है याद रखिएगा, इसका प्रश्न आता है इसके बारे में कि रेडियो सक्रियता के गुण इसमें होते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, वो क्या है? समभारी आइसोबार। तो आइसोटोप ये हैं परमाणु क्रमांक समान, और आइसोबार वे हैं जो परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। इन्हें समदाबिक भी कहते हैं। ठीक, तो परमाणु देखिए नीचे वाला क्या, ये परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर परमाणु भार, जैसे 1 ये सब क्या है? परमाणु क्रमांक है, और ऊपर 1 2 3 ये परमाणु भार है। तो ये इसके समान है, समभारी। समस्थानिकों में देखिए नीचे परमाणु क्रमांक भिन्न है, यहाँ 20 है, यहाँ 18 है, लेकिन परमाणु क्रमांक 40-40 है, परमाणु भार 40-40 है। तो ये क्या हो जाएंगे? समभारी हो जाएंगे, यानी आइसोबार हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के परमाणु भार बराबर। सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है, ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखिए पोलोनियम है। इसके 27 समस्थानिक हैं, यानी आइसोटोप 27 हैं। समस्थानिक और समभारी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इन समस्थानिकों के भौतिक गुण भिन्न होते हैं, लेकिन इनके प्रायः समान होते हैं समभारी के। रासायनिक गुण इनके समान होंगे समस्थानिकों के, लेकिन समभारी के भिन्न होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें समान होगी, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो समान होगी, लेकिन इनमें भिन्न भिन्न होती है, याद रखिएगा। 7वां प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन, क्यों, किस पर? न्यूक्लियर फिजन यानी विखंडन पे, या न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन पे। तो आप नाभिकीय संलयन लगाएंगे। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है और एटम बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो बी सही है, नाभिकीय संलयन। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है, आप जानते हैं। हाइड्रोजन बम का निर्माण इसी के द्वारा किया जाता है और इस प्रक्रिया में आप ये देख रहे हैं ढेर सारी ऊर्जा विमुक्त होती है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है, अब और ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे हैं।
और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, इनके बारे में बात हुई थी और इसके बारे में ये रेडियोएक्टिवता का तत्व गुण पाया जाता है, ये कहा गया था ट्राइटियम के लिए। और नाभिकीय विखंडन की बात करेंगे तो ये परमाणु बम जो है इसी पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम और नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न है, कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? व्हाई इज कल्पक्कम फेमस? अंतरिक्ष केंद्र है या रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, परमाणु शक्ति परियोजना है या रेल इंजन कारखाना है? तो देखिए यहाँ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, परमाणु शक्ति परियोजना है, इसीलिए कल्पक्कम फेमस है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कल्पक्कम में है और तमिलनाडु में है, यही केंद्र है जिसके लिए प्रसिद्ध है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये कल्पक्कम में है, इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम के स्थान पर यूरेनियम 235 व प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? नाभिकीय ईंधन के रूप में किसका प्रयोग नहीं किया जाता बताना है। तो 3 का किया जाता है, 1 का नहीं। यूरेनियम को तो किया ही जाता है, थोरियम भी किया जाता है, प्लूटोनियम भी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कैल्शियम का प्रयोग जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में नहीं किया जाता। कैल्शियम एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह हड्डियों, शंख, अंडे के छिलकों आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? विच इज़ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? रोहिणी, अप्सरा, उर्वशी और कामिनी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अप्सरा जो है पहला परमाणु रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसका प्रारंभ 1956 में 4 अगस्त 1956 में हुआ। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में इसका निर्माण किया गया और यह ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर क्या है? व्हाट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर? परमाणु बम निर्माण स्थल है या भारी पानी का तालाब है या आणविक भट्टी है या U-238 का उत्सर्जक है? देखिए आप जानते हैं परमाणु रिएक्टर जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, आणविक भट्टी है, न्यूक्लियर फर्नेस है। आणविक भट्टी में क्या किया जाता है? बिजली पैदा की जाती है। इसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इसका प्रयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाता है। प्रथम परमाणु रिएक्टर शिकागो विश्वविद्यालय में निर्मित हुआ, प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है, गॉड पार्टिकल किस मौलिक कण को कहते हैं? विच फंडामेंटल पार्टिकल इज कॉल्ड गॉड पार्टिकल? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों मूल कण हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, हिग्स बोसान। तो हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। हिग्स बोसान के खोजकर्ता पीटर हिग्स हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी कण पॉजिट्रॉन है, एंटी कण इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। न्यूट्रिनो मूल कण के प्रकार हैं, न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो क्या है? विद्रव्यमान व आवेश रहित मूल कण है और इसके खोजकर्ता कौन है? पाउली। देखिए ये छोटे छोटे बिंदु हैं जो प्रश्न के रूप में आ जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इनको देखते जाइए, ये परीक्षा में परेशान करते हैं। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न है, आधी यात्रा पूरी हो गई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस? देखिए नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर होती है। तो ये याद रखिए 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। इसका नहीं, ये रखे बस केवल इतना ही आपको करना है। 14वां प्रश्न है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, आप जानते हैं। पोखरण राजस्थान में है, परमाणु विस्फोट हुआ था, जानते हैं। थुम्बा केरल में है, ये भी सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, देखिए ये कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास में है। तो महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में है, न कि कर्नाटक में, और ये मुंबई के पास में है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो ये भारत में नाभिकीय अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर पर शोध करने के लिए जब आयोग बना तो उसमें उसके पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो रक्त के थक्के की जब बात की जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सोडियम 24।
और भी जो है इलाज होते हैं, चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। जैसे थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार में प्रयुक्त समस्थानिक जो है आयोडीन 131 है। रक्त विकार व ल्यूकोरिया में फास्फोरस 32 है। मानव शरीर में कहीं गांठ हो उसका पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 है। और सामान्य कैंसर की पहचान के लिए कोबाल्ट 60 की बात का प्रयोग किया जाता है। तो इनका भी इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन परमाणु ईंधन नहीं है? तो परमाणु ईंधन नहीं है पूछ रहा है, नॉट अ न्यूक्लियर फ्यूल। थोरियम तो है, बेरिलियम, मोनाजाइट्स तीनों हैं, सो ऑप्शन नंबर डी अगेन द राइट आंसर। क्रोमियम जो है वो परमाणु ईंधन नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है। तो कुछ परमाणु ईंधन याद रखिए, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, कैडमियम, रेडियम, ये सारे परमाणु ईंधन हैं। प्रायः ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से अधिक होता है उनमें रेडियो एक्टिव गुण पाए जाते हैं। संवर्धित यूरेनियम क्या है? प्राकृतिक यूरेनियम जिनमें यूरेनियम का प्रतिशत संघटन बढ़ा दिया जाता है, तो संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं, जिसमें यूरेनियम का प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सर्वप्रथम निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये आपको बताना है। तो परमाणु बम का सर्वप्रथम निर्माण जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, और ये 1945 में किया गया था। और परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया था, और ये भी था 1945 में ही। 2 बम फेंके गए, एक लिटिल बॉय और एक फैट मैन। तो लिटिल बॉय हिरोशिमा में, जापान का जो शहर है, 6 अगस्त 1945 को फेंका गया, और नागासाकी जो है 9 अगस्त 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। और उस समय कई लाख लोग मारे गए थे, और अभी तक की सबसे बड़ी विभीषिका रही है वो। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक की बात करें तो एडवर्ड टेलर थे, और ये 1952 में आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, भारत द्वारा सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो ये आपको पता होना चाहिए, 1974 में किया गया था। किसके द्वारा? उस समय इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, और उनके निर्देशन में वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। और यह जो है 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया, राजस्थान में। कोड नेम इसका स्माइलिंग बुद्धा था, याद रखिएगा, प्रश्न आता है। स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था। नाभिकीय विखंडन पर आधारित परीक्षण था। भारत द्वारा द्वितीय परमाणु परीक्षण ये 11 से 13 मई 1998 को पोखरण में ही किया गया, राजस्थान में। और उस समय गवर्नमेंट जो है अटल बिहारी वाजपेयी की थी। कोड नेम इसका था ऑपरेशन शक्ति। एक परीक्षण नाभिकीय विखंडन व 4 नाभिकीय संलयन पर आधारित थे इस वाले में, जो कि 11 और 13 मई 1998 में किया गया। और दोनों पोखरण में किए गए थे, जो कि राजस्थान में है, रेगिस्तान में जो है स्थित है, राजस्थान के। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? ट्राम्बेद महाराष्ट्र में है, कायगा कर्नाटक में है, सही है। रावत भाटा राजस्थान में है, सही है। नरोरा जो है, नरोरा ये तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। कुछ आणविक परमाणु केंद्रों के बारे में बात करेंगे। कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात में है, कैगा 20वां परमाणु बिजली घर ये बना था यहाँ। ये प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए इनको ध्यान से देख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो है वो कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 20वां है, इसके बाद 5 प्रश्न और बचेंगे। परमाणु ऊर्जा विभाग किसके अधीन कार्य करता है? अंडर होम डज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वर्क? परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, सचिवालय और विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय। तो देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग जो है बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए यह सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी पीएमओ के अंतर्गत आता है, और सीधे इसका कंट्रोल प्रधानमंत्री के पास होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग डीएई जो है की स्थापना 3 अगस्त 1954 को हुई थी। लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना पूछें तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, तो ये 10 अगस्त 1948 को ही हुई थी। उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना जो है 3 अगस्त
1954 को हुई थी, लेकिन इसका बाद में नाम परिवर्तन करके 1966 में कर दिया गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क। बाद में 1967 में भाभा जी की मृत्यु भी हो गई थी। AEC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ब्रिट, इसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी। तो ये ब्रिट का पूरा नाम भी याद रखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि परीक्षा में लगातार आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिए। आगे बढ़ें, 21वां प्रश्न है, इसके बाद 4 प्रश्न और हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को क्या गलत साबित कर सकता है? तो इनके सापेक्षवाद सिद्धांत को देखो माइक्रोवेव फोटॉन साबित कर सकता है, ऐसा हाल के शोधों में पाया गया है। हाल में वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के विलय का परीक्षण किया, किसके? गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान के रूप में। और ये गुरुत्वीय तरंगों के अभिज्ञान सिद्धांत की पुष्टि होती है थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स लगातार आते रहे, इनको याद रखिए। 22वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। तो देखिए IAEA ये ऑप्शन नंबर सी सही है, वियना में है, और आप जानते हैं वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। स्थापना इसकी 29 जुलाई 1957 को हुई थी। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न, 2 प्रश्न और उसके बाद बचेंगे। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG के सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? तो कुल क्या 45 है, 46, 48, 50? देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। कुल NSG के सदस्यों की संख्या जो है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के सदस्यों की संख्या देशों की 48 है, 48, और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। 24 नंबर प्रश्न, इसके बाद 1 प्रश्न और बचेगा। मैनहट्टन परियोजना किससे संबंधित है? व्हाट इज़ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट रिलेटेड टू? क्या परमाणु बम से, या हाइड्रोजन बम से, या परमाणु ऊर्जा संयंत्र से, या दूरबीन से? इनमें से कौन सा सही है? मैनहट्टन परियोजना। तो भाई ये परमाणु बम से ही संबंधित है, परमाणु बम बनाने से संबंधित ये, एटॉम बम बनाने से संबंधित ये प्रोजेक्ट है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम निर्माण के लिए योजना आरंभ की गई। इस परियोजना के निदेशक थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिनको परमाणु बम 1942 में ये थे, जिनको परमाणु बम बनाने का जो है बनाने वाला माना जाता है। मैनहट्टन परियोजना का कोड नाम था जो प्रोजेक्ट वाई, कोड नाम था प्रोजेक्ट वाई। लॉस एलामोस प्रोजेक्ट जो है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैज्ञानिकों ने ओपेनहाइमर के नेतृत्व में पहला कृत्रिम विस्फोट किया था, उसका नाम था लॉस एलामोस प्रोजेक्ट। तो परमाणु बम बनाने की परियोजना ये थी, और ओपेनहाइमर ने ही उन्हीं के नेतृत्व में कृत्रिम विस्फोट करने की योजना को कहा गया लॉस एलामोस प्रोजेक्ट। इसे ट्रिनिटी नाम दिया गया था। एक प्रयोगशाला है, यह मैक्सिको में है, तो इसे नाम दिया था ट्रिनिटी, इस प्रयोगशाला को। और अंतिम प्रश्न है 25वां, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? हु इस्टेब्लिश्ड द फिजिकल रिसर्च लाइब्रेरी? क्या आइंस्टीन ने, या भाभा ने, या विक्रम साराभाई ने, या सतीश धवन ने? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी फिजिकल रिसर्च लाइब्रेटरी, ये विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। भारत सरकार के अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग के अंतर्गत एक संस्थान यह है, और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। तो इस तरह से आपने एक और महत्वपूर्ण क्लास देखी, और अब फिजिक्स अंतिम चरण में है। इसके बाद बायोलॉजी, जिससे काफ़ी प्रश्न आते हैं, उसकी बात होगी। तो आपने 25 प्रश्न देखा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग 150 से 200 प्रश्नों के उत्तरों के बराबर आपको इनकी व्याख्याओं में उत्तर मिले होंगे। उम्मीद है कि आपको ये बहुत प्रॉफिटेबल साबित होगी, और ग्रुप डी की परीक्षा के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल ध्यान से देखिए समाधान द सॉल्यूशन को, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए, और पूरी वीडियो देखिए। शानदार सफलता मिलेगी, इसमें शक नहीं है। बस आप शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।